तो प्यारे साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका और मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल। आज के इस एपिसोड में हम सब बहुत मजेदार चीजें करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं ऐसी हैं जो परीक्षाओं में आती हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, एक संशय हमारे मन में भर देती है, क्योंकि वो रचनाएं एक ही नाम से हैं और कई विधाओं में लिखी गई हैं। तो हमारा आज का एपिसोड उन्हीं रचनाओं पर केंद्रित है। इसी तरीके से हम संडे को कुछ नया करेंगे हर बार। अगले संडे पर योजना ये है कि जो नई रचनाएं हैं, करंट की जो रचनाएं हैं, उनको मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। एक बार जितने लोग भी आए हैं वो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अपने मित्रों के पास साझा भी कर दें, जिससे और भी साथी इससे जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली रचना। ठीक है, देखिए मैंने ये सोचा था कि आपको एक पीडीएफ बनाकर इन रचनाओं को दे दूं, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि पीडीएफ तो बहुत सारे आपके पास पड़े रहते हैं, लेकिन आप सब उन पीडीएफ का उपयोग नहीं करते हैं। तो हमने कहा भाई आप उपयोग तो करोगे नहीं, तो मैं इन रचनाओं को लिखा देता हूं, आप नोट कर लोगे तो निश्चित तौर पर वो स्मृति में बन जाएगी। और मैं कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो याद कराने का प्रयास करूंगा कुछ ट्रिक्स से, कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। तो दो उद्देश्य हैं आज की क्लास के। शुरू करते हैं। चलिए जितने भी लोग आए फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाए, एक बार हाय हेलो बोल लें। कितने लोग आ चुके हैं? तो आराध्या जी आ गई हैं, सोनम यादव, कंचन लता और आशीष जी आ गई हैं, सुमित पांडे जी आ गए हैं, और भी साथी आ रहे हैं धीरे धीरे। जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली रचना। देखिए यहां पर एक रचना है जिसका नाम है अपराजिता। रचना का नाम है अपराजिता। अब जो ये अपराजिता रचना है, यह किस विधा की रचना है आपको बताना है। किस विधा की रचना है? तो अपराजिता के नाम से दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है काव्य और एक मिलता है उपन्यास। ठीक है, काव्य किसका मिलता है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य का नाम है, और अपराजिता उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। ठीक है, तो यहां पर पहला आज का फैक्ट हो गया कि अपराजिता जो है वह उपन्यास भी है और वह काव्य भी है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखते हैं। अपराजिता, देखिए एक ट्रिक है हमारी कि जो स्त्रियां होती हैं बहुत चतुर होती हैं। अब इसके विषय में आप कैसे कहेंगे? तो संस्कृत में श्लोक भी है इसके लिए कि स्त्रियां चतुर होती हैं। कोयल को ही ले लीजिए, कोयल क्या करती है? अपने बच्चे का पालन पोषण कौवे से करवाती है। तो ऐसे ही स्त्रियां क्या होती हैं? चतुर होती हैं, यानी चतुर अपराजिता। अपराजिता कैसी है? चतुर है। और यह किसके द्वारा लिखा गया? उपन्यास। तो जो चतुरसेन शास्त्री हैं वो उपन्यासकार ही हैं, कथाकार हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। और रामेश्वर शुक्ल अंचल, अपराजिता की जो अंचल है वो क्या बह रही है? बह रही है, माने हवा चल रही है, और अपराजिता का जो अंचल है वो लहरा रहा है, डोल रहा है। तो काव्य हो गया, और अपराजिता चतुर स्त्रियां होती हैं, यह चतुरसेन शास्त्री यानी कि उपन्यास हो गया। ठीक है, तो यहां पर यह हो गया अपराजिता के विषय में। सेकंड जो रचना है वहां पर चलते हैं। दूसरी रचना है साथियों विवर्त। विवर्त जो है यह उपन्यास है दो लोगों का। यह उपन्यास है और एक लोगों की यह कहानी है। एक उपन्यास है शिवानी का, दूसरा उपन्यास है जैनेन्द्र का। और कहानी किसकी है? तो कहानी है जगदीश चतुर्वेदी की। तो कैसे याद रखेंगे? विवर्त,
विवर्त जो है यह शिवानी का उपन्यास है। शिवानी का उपन्यास है, जैनेन्द्र का उपन्यास है, वहीं जगदीश चतुर्वेदी की ये कहानी है। अब विवर्त का ट्रिक ये बनेगा, देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विवर्त शब्द का अर्थ क्या होता है। आप में से कोई जानता है विवर्त शब्द का अर्थ क्या होता है? विवर्त विवर्त शब्द का अर्थ होता है घूमना, मुड़ना, चक्कर लगाना या परिवर्तित हो जाना। तो घूमना, विवर्त का अगर एक अर्थ हम ये मान लें घूमना, ठीक है, घूमना अगर मान लें तो आप जितने भी शिव के देवालय हैं वहां क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं, ठीक है। वो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं जहां शिव हैं और शिवानी हैं वहां आप क्या करने जाते हैं? विवर्त करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये उपन्यास हो गया शिवानी का विवर्त। इसके अलावा जैनेन्द्र, अब जैनेन्द्र क्या है कि एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी चीजें करते हैं बहुत मनोविश्लेषण से करते हैं। तो एक मनोविश्लेषण करने वाला व्यक्ति सारा दिन घूमता रहता है, अरे यार क्या बात है, यहां से वहां घूमता रहेगा और सोचता रहता है। तो यानी जैनेन्द्र का भी विवर्त है और शिवानी का भी विवर्त है। जगदीश चतुर्वेदी की एक कहानी है, जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, जगदीश यानी जो विष्णु है, इनके मंदिर बहुत कम हैं या बहुत कम जगह इनकी पूजा होती है, आप देख लीजिए। तो कहानी जो है वो छोटी होती है, यानी कि छोटे भगवान है, इस तरह से याद रखेंगे। उपन्यास बड़ा कलेवर होता है। तो इस तरीके से ये जैनेन्द्र और शिवानी दोनों ने उपन्यास लिखा है और जगदीश चतुर्वेदी की क्या है, कहानी है। उपन्यास उपन्यास ये है काशीनाथ सिंह का और ये है योगेश गुप्त का। समझ गए? अब इसे कैसे याद रखेंगे? उपसंहार काशीनाथ सिंह, वही जो काशी वाले हैं, अभी जीवित हैं, बड़े कथाकार हैं। काशी कस्सी इनका एक उपन्यास आप लोग पढ़े ही होंगे, जिसपे काशी मोहल्ला फिल्म भी बनाई गई थी। तो काशीनाथ सिंह उपसंहार। अब देखिए काशी में खूब विकास हुआ, अब काशी का उपसंहार लिखे जाने की बारी आ गई है, ठीक है। उपसंहार कब लिखा जाता है? जब अंत होने वाला होता है। तो काशी में जितनी संभावनाएं थी हो गई, उपसंहार लिखा जाएगा। और एक उपन्यास लिखा है उन्होंने, योगेश ने। तो काशी का योग अब अच्छा चल रहा है, इसीलिए उसका उपसंहार लिखा जाएगा, ठीक है। तो काशी का उपसंहार लिखा जाएगा क्योंकि उसका योग अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से उपसंहार उपन्यास हो गया काशीनाथ सिंह का और योगेश गुप्त का। आंधी, उपन्यास उपन्यास कहानी। अब देखिए आंधी के नाम से रचनाएं क्या मिलती हैं? काली आंधी,
पीली आंधी, काली आंधी और काली आंधी और पीली आंधी। चलिए फटाफट बताइए, आप लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कहानी आप लोग बताइए। तो काली आंधी कमलेश्वर, पीली आंधी प्रभा खेतान। आपके लिए छोड़ रहा हूं, कहानी आंधी के नाम से किसने लिखा है? क्या किसी ने लिखा है? अब देखिए, ऊपर की दो रचनाओं का ट्रिक बता रहा हूं। तो का से कमलेश्वर, का से काली, और ये गाना है, हे काला हे काला हे काला, हे काला कौआ काट खाएगा, सच बोल कि काला कौआ काट खाएगा, हे काला। यहां काला, का से काला, का से कमलेश्वर, पीली आंधी। अब यहां काली नहीं है, पीली है, आंधी यहां जुड़ा हुआ है। आंधी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक पंखा है, उसका नाम है खेतान। खेतान का पंखा जब चलता है तो फर 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 आंधी बहने लगती है। आंधी कैसी होती है? पीली आंधी निकलती है। तो प्रभा खेतान आंधी, पीली आंधी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो जब आंधी बहने लगती है, कैसी आंधी बहती है? पीली आंधी। अब ये कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया कि उपन्यास काली आंधी, उपन्यास पीली आंधी, और कहानी जो आंधी के नाम से है वो जयशंकर प्रसाद की है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब काली के बाद अंधी या अंधा। अब देखिए, अंधा के नाम से क्या क्या मिलता है? नाटक, नाटक, एकांकी। तो दो नाटक मिलता है, एक एकांकी, ठीक है। एक मिलेगा अंधा कुआं, अंधी गली, सॉरी, अंधा युग। रचनाकार आप सब फटाफट बताइए। अंधी गली, अब यहां देखिए, नाटक अंधा कुआं। अब देखिए इसका ट्रिक, देखिए क्या ट्रिक है। तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। अब बड़ा कंफ्यूजन है लाल और मिश्र को, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जारी किया गया और उस सिलेबस में इतना कंफ्यूजन था कि रचना लक्ष्मी नारायण लाल की थी और वहां लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखा था। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आज से। देखिए, जितनी भी रचनाएं आप लक्ष्मी नारायण लाल वाली पढ़ेंगे, लाल का मतलब क्या होता है? तू मेरा लाल है। देखिए, बड़े प्रतीकात्मक शब्द हैं। तू मेरा बाबू है, बाबू का मतलब प्रेमी है, यही है ना। बबुनी, बाबू, इस तरह से शब्द प्रयोग किए जाते हैं ना, सोना। वैसे लाल, लाल का मतलब है तू मेरा लाल है, मतलब छोटा बच्चा। अब देखिए, अगर आपके घर के आसपास
कोई अंधा कुआं है तो क्या होगा, लाल उसमें गिर जाएगा, तो वहां मिस्र नहीं होगा। कोई कुआं अगर अंधा है, खुला कुआं है, तो लाल उसमें जाके गिर जाएगा। अभी आप देखते होंगे आए दिन ऐसे निकलता रहता पेपर में, न्यूज में, कि वो बोरवेल की खुदाई हो रही थी, एक छोटा सा बच्चा उसमें गिर गया, रेस्क्यू चल रहा है। तो कुआं अगर अंधा होगा तो क्या होगा, लाल उसमें गिर सकता है। नाटक अंधा युग कुल मिला के गीति नाट्य है, ठीक है। किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की रचना है। कैसे याद रखेंगे, तो धर्मवीर भारती नाटक अंधा युग। अब देखिए अगर युग अंधेर गर्दी वाला आ गया है तब क्या होगा, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म का उत्थान करने वाला कोई वीर भी जन्म लेता है। तो जब युग अंधा वाला आएगा तो फिर धर्म को जागृत करने वाला भी कोई आएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती। अब यहां क्या है, अंधी गली। अंधी गली किसकी है, उपेंद्रनाथ अश्क। एक बहुत अच्छा लोकगीत है, कचौड़ी गली भूली गयो बालमा। कचौड़ी गली बहुत पुराना गीत है कि कचौड़ी गली भूल गयो बालमा। यहां कचौड़ी गली नहीं, अंधी गली है। तो दो तीन क्षेत्र ऐसे हैं, एक दिल्ली का चांदनी चौक और बनारस की गलियां इतनी अंधी हैं कि वहां कहते हैं कि अगर एक तरफ से स्त्री आए और दूसरे तरफ से पुरुष आए, या एक तरफ से पुरुष आए दूसरे तरफ से पुरुष आए, तो वहां केवल प्रेम की ही संभावना है उस गली में, क्योंकि इतनी संकरी गलियां हैं कि उसमें और कुछ संभावना ही नहीं बचती कि इधर से अगर कोई आ रहा उधर से कोई आ रहा है, तो उन गलियों में केवल प्रेम ही पनप सकता और कुछ नहीं हो सकता। तो यहां क्या है कि उपेंद्र नाथ अश्क, अगर उन अंधी गलियों में आप फंस गए तो क्या होगा, आय बप्पा कहां हेराई गए, अश्क बहेगा आंखों से, रो दोगे। किस गली में, एक गाना भी है, तेरे गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे गलियों में। अब तेरे गलियों में अगर हम कदम नहीं रखेंगे तो कैसे, खुशी खुशी थोड़ी, अश्क बहा के रोकर, ऐसे ही होगा ना। तो एकांकी हो गई अंधी गली, किसकी हो गई, उपेंद्र नाथ अश्क की हो गई, ठीक है। लाइक कम है भाई, थोड़े से लाइक बढ़ा दो प्यारे। चलिए अगला, अब अंधेरे, अंधी गली के बाद अंधेरे पर चलते हैं। अंधेरे, तो अंधेरे के नाम से कविता, कविता और उपन्यास, ये जो है तीन चीजें मिलती हैं। तो अंधेरे में कविता और अंधेरे का दीपक। अंधेरे में अंधेरे का दीपक। अंधेरे में किसकी है, मुक्ति बोध की है। और ये हरिवंश राय, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। उपन्यास किसका है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं। अंधेरे का दीपक उपन्यास किसका है, अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। अब देखिए यहां पर कैसे याद रखेंगे, तो जब भी
कमरा बंद होता है, एक ही गाना आता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ठीक है, तो चाबी खो जाएगी, कमरा कैसा है, एकदम अंधेरा कमरा है, बंद है, तो फिर इतने देर में तो उपन्यास ही लिखा जाएगा। अगर अंधेरे बंद कमरे हैं और चाबी खो गई तो चाबी तो जल्दी मिलेगी नहीं, जल्दी मिल जाएगी तो कहानी लिखी जाएगी, देर से मिलेगी तो उपन्यास लिखा जाएगा। तो हम तुम अगर एक कमरे में बंद रहेंगे और ज्यादा देर के लिए चाबी खोएगी तो क्या लिखा जाएगा, उपन्यास। अब ये किसकी रचना है, मोहन राकेश की, ये भी याद रखना है। अब देखिए कैसे लोग अंधेरे बंद कमरे में रहते हैं, मोहन हम लोगों के लिए नहीं है, रास रचाने वालों के लिए है। मोहन जी श्री कृष्ण जी माने, ऐसे याद रखेंगे मोहन को। तो बंधेरे बंद कमरे में कौन हो गए, ये हो गए मोहन जी। ठीक है, चलिए अब उपन्यास और एक ऐड कर लेते हैं। अंधेरे से परे किसका उपन्यास है, बताइए। कविता भी इनकी याद करते हैं। अंधेरे से परे जो है, यह रचना है किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की। चलिए अब यहां पर क्या है, कविता अंधेरे में मुक्तिबोध, ये सबको याद है। कविता अंधेरे का दीपक हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए इन्होंने जितनी रचनाएं लिखी इसी तरह से लिखी हैं। कैसे लिखी हैं, मिलन यामिनी, साला बाला कलश, मिलन एकांत में मिलन यामिनी। साला का मतलब मधुशाला, बाला का मतलब मधुबाला, कलश का मतलब मधुकलश। तो साला बाला कलश लेकर एकांत में मिलन यामिनी करने आई। यामिनी माने रात्रि में, और कैसी रात थी, उस रात्रि में अंधेरे का दीपक जला के बैठे थे हरिवंश राय बच्चन कि आओ मिलते हैं तुमसे। तो एक साला बाला कलश लेकर एकांत में इनसे मिलने आई, और ये क्या किए थे, अंधेरे का दीपक जलाकर बैठे थे, आओ मिलते हैं तुमसे। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा ये। सुरेंद्र वर्मा अंधेरे से परे क्या है साथियों। चलिए नेक्स्ट, बादशाह। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। अब आ गया बादशाह। बादशाह जो है नाटक उपन्यास मिलता है इसके नाम से। ये तो नाटक, दूसरा भी नाटक, और तीसरा मिलता है इसके नाम से उपन्यास। गुलाम बादशाह, गुलाम बादशाह, गुलाम बादशाह। इस गुलाम बादशाह में बेगम भी हैं और गुलाम बादशाह। अब यहां पर गुलाम बादशाह जो नाटक है यह किसका है, तो यह है
नंद किशोर आचार्य का। फिर एक नाटक है, नाटक गुलाम बादशाह और बेगम। तो गिरिराज किशोर का हो गया। उपन्यास है गुलाम बादशाह, रूप सिंह चंदेल का हो गया। कैसे याद करेंगे? बहुत तेज बोल रहे हैं सर, और धीमे बोलें। मुन्न मुन्न, चलिए ठीक है। जब गांव में नई नई औरतें जाती हैं दुल्हन बन के, तो जब दुल्हन देख के लोग लौट के आते हैं तो दुल्हन की बड़ाई में विशेषण में एक बात और कही जाती है, अरे भैया उनकी जो पतोह है ना एकदम से मुन्न से बोलती है, छोटा सा मुंह ऐसे थोड़ा सा खोलती है, कोई सुना कोई नहीं सुना। हमारे घर की बहुरिया इतना चिल्लाती है कि जब तक चार गांव वाले सुन लें, अरे बाहरवे बब्बा लेटे रहते हैं, कहा सुन के कहेंगे कि कैसे बोलती है। और उनकी पतोहू देखो इसे मुन्न से बोलती है, छोटा सा मुंह ऐसे छोटा सा खुलता है, कोई सुन पाया कोई नहीं सुन पाया। तो आप सब भी चाहते हैं कि हम भी एकदम उसी बहुरिया की तरह से बोलें, धीरे से मुन्न से। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या है, नाटक गुलाम बादशाह है। किसका है? नंद किशोर आचार्य का है। दूसरा नाटक है गुलाम बादशाह बेगम, गिरिराज किशोर का है। और एक उपन्यास है गुलाम बादशाह रूप सिंह चंदेल का है। ठीक है, चलिए याद करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नाटक क्या है, गुलाम बादशाह। तो गुलाम और बादशाह जो नाटक है वो कौन खेल सकता है? नंद किशोर। नंद के जो जो किशोर हैं कि अब राजा के यहां पैदा ही हुए हैं, तो गुलाम और बादशाह का नाटक खेल रहे हैं कि चलो बच्चों आज हम लोग गुलाम बादशाह का नाटक खेलते हैं। लेकिन इसी गुलाम बादशाह नाटक में अगर बेगम आ गई तो लोग गिर जाते हैं। क्या होता है? अब एकदम धीरे से बोलेंगे। तो पेशे खिजमत है साथियों आप सबके मांग पर हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं, और आज के इस एपिसोड में आप सब देख रहे हैं बादशाह। बादशाह नाटक गुलाम बादशाह नंद किशोर आचार्य। नाटक गुलाम बादशाह बेगम। इसके रचनाकार हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर अगर बेगम जी के चरण में आ गई और सामने आ गई तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से गिरिराज यानी कि गिर जाएंगे। तो बेगम अगर आ गई इस नाटक में तो गिर जाना है, गिर जाएंगे। कौन गिर जाएंगे? किशोर। तो साथियों गुलाम बादशाह बेगम नाटक में जब तक बेगम नहीं थी तब तक नंद के किशोर ही थे। लेकिन जैसे इस नाटक में बेगम का आगमन होता है वही सारे किशोर गिर जाते हैं। ऊपर गुलाम बादशाह। गुलाम बादशाह उपन्यास में रूप सिंह चंदेल। इस नासिज अगर कोई गुलाम है तो देखा जाता है कि वो रूपवान है कि नहीं है, कि रूपवान गुलाम को राजा अपने दरबार में बुला लेते हैं। यहां उपन्यास हो जाएगा रूप सिंह चंदेल का गुलाम बादशाह, और ये है साथियों पेशे खिदमत है। अगली रचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, और अगली रचना का बिंदु है देवता। देवता ऐसे बोले, पहले के चेला लोग क्या करते थे, घर से देसी घी लाते थे, गुरुजी खूब घी पीते थे, खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे। अब तो हम लोग यूरिया वाला घी खाते हैं और उतना ही चिल्लाते हैं, तो क्या ही हो सकता है।
बहरहाल देवता के नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं है उसको देखते हैं। देवता के गुनाह, गुनाहों के देवता, गुनाह की देवी, ग्लोबल गांव के हाँ, आप लोग ऐसे हमको पत्थर पे चढ़ा दीजिए ऊपर कि हमको एक्टर होना चाहिए, जो दो चार अच्छा यहाँ पढ़ा रहे हैं ये भी छूट जाए हमसे। चलिए, अब यहां देखिए गुनाह, देवता के गुनाह, गुनाहों के देवता, गुनाह की देवी, ग्लोबल गांव के देवता। अब इन सब में देखिए देवता ही हैं आपके पास, ठीक है। और ये सारी रचनाएं उपन्यास की श्रेणी में ही आती हैं। देखिए, एक रचना है, कोई भी खास करके साहित्य की शुरुआत करता है पढ़ना लिखना, तो लोग मतलब उसे क्या कहते हैं कि गुनाहों का देवता पढ़ लो यार, गुनाहों का देवता शुरुआत करो। यहां से शुरुआत करते हैं। देवता के गुनाह किसकी रचना है? देवेश ठाकुर की। गुनाहों के देवता ये तो सब जानते होंगे, धर्मवीर भारती। गुनाह की देवी यादवेंद्र शर्मा। अब ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र। पिछली बार रणेंद्र से प्रश्न पूछा गया था, और ये खास करके जो ग्लोबल गांव का देवता है ये आदिवासियों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अब यहां देखते हैं कि ये कैसी रचनाएं याद होंगी। देवता के गुनाह, देखिए यहां देवता से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई है, और इसके रचनाकार भी देवता से हैं, देवेश ठाकुर, देवेश, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं याद करने में। एक रचना यहां पर है गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, तो धर्मवीर भारती, ये आपको याद ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुनाह की देवी यादवेंद्र, ठीक है, यहां पर भी क्या आया है? यादवेंद्र, मतलब इंद्र की बात आई है, यानी देवता की बात आई है, तो गुनाह की देवी हो गया। ग्लोबल गांव का देवता ये रणेंद्र की रचना हो, हाँ, ठीक है। तो यहां कैसे याद रहेगा ग्लोबल गांव के देवता? तो रणधन इंद्र, यही होगा, आधनी बराबर है रणेंद्र, आदगुणा से गुण संधि हुई, तो जो रण में इंद्र है, और इंद्र युद्ध करने के लिए कहां भी जाते थे, उनके लिए सारे गांव ग्लोबल थे, कहीं भी युद्ध करने के लिए पहुंच जाते थे। तो रणेंद्र ग्लोबल ग्लोबल गांव का देता, गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा, क्योंकि यहां पर देवी है और यहां पर भी देवेंद्र इंद्र है, ऐसे भी याद रहेगा। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, और यहां पर देवेश और यहां पर देवता है, तो देवता के गुनाह देवेश ठाकुर, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कठपुतली, कठपुतली के नाम से दो उपन्यास मिलते, दो उपन्यास मिलते हैं, विश्वंभर कौशिक का
कौशिक का और देवेंद्र सत्यार्थी का। अब ये दो रचनाएं मिलती हैं उपन्यास के नाम से। कैसे याद रखेंगे साथियों इनको? हैं कठपुतली उपन्यास। कठपुतली क्या है? एक उपन्यास है किसका? विश्वंभर कौशिक का। अब यहां विश्वंभर जो है उपन्यासकार है। कठपुतली, देखिए जो विश्व के अंबर हैं या विश्व के जो देवता हैं उनके लिए पूरा दुनिया क्या है? कठपुतली है। हम सब भी क्या है? कठपुतली है उनकी। देवेंद्र शर्मा सत्यार्थी। और जो देवों के इंद्र हैं उनके लिए भी हम पूरी दुनिया क्या है? कठपुतली। ये उपन्यास हो गई। और के नाम से और उपन्यास। अब यहां देखिए कि दो कहानी और दो उपन्यास के नाम से आती है। आदमी खोर, आदम खोर। अच्छा, भवानी प्रसाद मिश्र के भी कठपुतली। जी हाँ। चलिए, जो आप सबको याद आ जा रहा है उसको नोट करते जाइएगा। लिख दे रहा हूं मैं। आदमखोर। आदमखोर और अग्निखोर। इन कहानी है। जो उपन्यास है वो है आदमखोर। और जो कहानी है आदम अलग है और खोर अलग है। ठीक है। अब ये देखिए, आदमी खोर, आदम खोर। आदमी खोर जो है वह कहानी है धीरेन्द्र धीरेन्द्र अस्थाना की। आदमखोर कहानी जो है चंद्र किरण टॉन रिक्शा। इसी तरह से आदमखोर कहानी जो और मिलती है। अच्छा, एक अग्नि है। अग्निखोर जो कहानी मिलती है वह फणीश्वर नाथ रेणुकी अग्निखोर। और जो उपन्यास है आदमखोर, ये श्रवण कुमार गोस्वामी का है। ठीक है, इसे समझ लेते हैं। खोर से ये रचनाएं हैं जो में है। कहानी आदमखोर धीरेन्द्र अस्थाना की है। चंद्रकिरण सोन की है।
अब इन सब में जो काफी महत्वपूर्ण है उस पर अगर अपनी नजर बनाएं तो कहानी धीरेन्द्र अस्थाना की, कहानी चंद्रशरण और कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की। उपन्यास उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद कर लेते हैं। देखिए यहां पर कैसे याद रखेंगे, धीरेन्द्र अस्थाना। तो धीरेन्द्र, जो आदमी बहुत धीरज वाला होता है, आदमी धीरज वाला होना चाहिए, आदमी के अंदर बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आदमी धीरज वाला होना चाहिए, तभी वो सफल होगा। आदमी खोर यानी धीरेन्द्र अस्थाना। आदमखोर चंद्र, देखिए आदमखोर जो होते हैं वो चांद निकलने के बाद मरी हुई लाशों को खाने के लिए निकल लेते हैं, या जिंदा लोगों को खाने के लिए निकलते हैं। कब निकलते हैं, जब चांद निकलता है। तो आदमखोर कब निकलते हैं, जब चंद्र की किरण निकलती है। अग्निखोर, फणीश्वर, देखिए जो फन वाला यानी सांप है, उसको हम किससे डरा सकते हैं, अग्नि से डरा सकते हैं। अग्नि उसके पास दिखाई वो भाग जाएगा। तो अग्निखोर फणीश्वर नाथ रेणु, फण वाले व्यक्ति को कैसे हरा सकते हैं, आग दिखाकर। आदमखोर उपन्यास है श्रवण कुमार गोस्वामी का। श्रवण जी अपने माता पिता को लेके जा रहे थे तो आदमखोर उनको मिल गए, याद कर सकते। ठीक है, अगला कल्पद्रुम। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कल्पद्रुम की। कल्पद्रुम से जो मिलती हुई रचनाएं हैं, कल्प निरुक्त रचना है विनय चंद, विनय चंद सूर्य की। और इसके बाद कवि कुल कंठा हरण की रचना है। तो ये है चिंता मौड़ी की। फिर इसके बाद ओ उल्टा हो गया, चिंतामणि की रचना है दूल्ह की। दूल्ह की रचना हो गई। कवि कल्प तरु की रचना है चिंतामणि की। कवि कुल कल्पद्रुम, कवि कवि कुल कल्पद्रुम। और यह रचना किसकी है, श्रीपति की। कवि कल्प कल्पद्रुम, कवि कवि कल्पद्रुम नाम से दो लोगों की रचनाएं मिलती हैं। रामदास की और द्विजदेव की।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर रचनाएं आपको रीतिकाल की मिल रही हैं। अब मिलती जुलती रचनाएं हैं तो काफी कठिन होता है इसको याद करना, लेकिन देखिए कैसे याद करते हैं हम। कल्प निरुक्त, कल्प निरुक्त। तो निरुक्त से संबंधित, निरुक्त में क्या होता है, छंद निरुक्त, यह जो है विनय इसमें मिलती है। निरुक्त में क्या होता है, विनय होता है। कवि कुल कंठाभरण। अब देखिए अगर किसी घर में दूल्हा यानी दुल्हन आ जाती है तो पूरे परिवार को बुलाया जाता है और कंठाभरण, कंठ तक भोजन करवाया जाता है कि लो छक के भोजन कर लो। ऐसे ही होता है कि अगर किसी के यहाँ दुल्हन आती है, दूल्हा आता है, तो पूरे परिवार को बुलाया जाता है और कंठ पर भोजन करवा दिया जाता है, यहां तक कंठ तक सब भोजन करते हैं। कवि कल्प तरु। देखिए अब घर का आदमी अगर बहुत चिंतित होता है तो कहां जाता है, कल्प तरु के नीचे बैठ जाता है जाके। पता लगा काब कैब भैया बिगड़ गया है, भैया नाराज हो गए हैं, नीम के पेड़ के पास जाके कल्प तरु के पास बैठ के चिंतित बैठे हैं। तो जब भी नाराज होता है कहां जाता है, जब चिंतित होता है तो कल्पतरु के नीचे जाके बैठ जाता है। कवि कल्प द्रुम, कवि कल्प द्रुम, श्रीपति। अब यहां द्रुम लिखा है, तरु था, यहां द्रुम लिखा है। तो कल्प की दुम पर, ठीक है, श्रीपति जी रहते हैं और कल्प द्रुम पर रामदास और द्विजदेव रहते हैं। तो तीनों को ऐसे याद रखेंगे, श्रीपति, रामदास और द्विजदेव, ये तीनों लोग कल्प के द्रुम पर रहते हैं यानी दुम पर रहते हैं। तो दुम पर रहने वाले कौन है, श्री राम, श्री द्विजराम, ऐसे याद रखेंगे, दुम पर रहते हैं। दुम पर कौन रहता है, श्री राम द्विज। तो श्री राम द्विज जो है वो कहां रहते हैं, दुम पर रहते हैं। ये तीन लोगों को मिलाकर हो गया तो कवि कल्प द्रुम, कवि कल्प द्रुम और कवि कल्प द्रुम। बाकी हमने सारे ट्रिक से आपको याद करा दिया। अब अगला जो की पॉइंट है वो है बीती। बीती विभावरी जागरी, आप बीती, कुछ आप बीती, और कुछ जग बीती। आप बीती, और जग बीती। ठीक है, अब यहां पर ये तीन रचनाएं मिल रही हैं। भाई परमानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और तीसरे हैं नरदेव शास्त्री। चलिए ये तीन रचनाएं हो गई, इसमें बीती शब्द है। कैसे याद रखेंगे, आप बीती भाई परमानंद, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये तो आपको याद ही होगा दूसरा वाला, आप बीती जग बीती। यहां कुछ शब्द नहीं है तो देखिए कुछ लगेगा तो भारतेंदु आएंगे, कुछ नहीं लगेगा तो नरदेव आएंगे, नरों के देव। कुछ में मनुष्य रहता है और जिसमें कुछ नहीं रहता उसमें भारतेंदु रहते हैं। ठीक है, कुछ रहेगा तो भारतेंदु यानी मनुष्य, और कुछ हट जाएगा, आप बीती जग बीती तो नरदेव शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी आप बीती भाई परमानंद की।
चलिए, अब जो पॉइंट में लिखाने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इस नाम पे रचना मिलती है, सबसे ज्यादा इस नाम पे रचना मिलती है, और वो की पॉइंट है काव्य। काव्य विमर्श, काव्य दर्पण, काव्य सिद्धांत, काव्य रसायन, काव्य विनोद, काव्य कलाधर, काव्य सरोज, काव्य विमर्श, अब देखिए ये सेगमेंट में आपके लिए छोड़ूंगा, आपको इन रचनाकारों के नाम खुद लिखने होंगे, नहीं तो कल मैं इनको बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। चलिए और लिख देता हूं, ये सेगमेंट आपको खोजना है, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी है, नहीं मिलेगा तो कल मैं इनको आपको बताऊंगा। शब्द रसायन, शब्द रसायन और काव्य कलाधर, काव्य सरोज, काव्य प्रकाश के नाम से कई रचनाएं हैं, काव्य विवेक। ये रचनाएं होमवर्क आपको दे रहा हूं, ठीक है। काव्य से संबंधित जितनी रचनाएं हैं, इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, ये रचनाएं आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। इन रचनाओं के रचनाकार आपको खोजना है। काव्य कलाधर, चलिए अब अगला जो सेगमेंट है ये आपका होमवर्क है। गुरुजी होमवर्क भी देते हैं ना, तो ये होमवर्क है आज आपका, आसान है, सभी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। चलिए आज की क्लास की रचना में चलते हैं। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्तों को ये मालूम भी नहीं कि उनका खून भी पीने की बार बार बात आती है, ठीक है। और इतना कुत्तों का खून पिया जा रहा है कि बेचारों का सबसे ज्यादा उन्हीं के यहाँ ब्लड की कमी होती है, सबका हेमोग्लोबिन गिरा हुआ है, किसी कुत्ते के पास नहीं है। तो आज के जो यहाँ पर बात शुरू हो रही, कुत्ता पे शुरू हो, कुत्ता, कुत्ते को लेकर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। कुत्ते की दुम,
कुत्ते की दुम और शैतान, रांगे राघव, की दुम और शैतान, कुत्ते की पूंछ, यशपाल, कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत, निर्मल वर्मा, किया, राजेंद्र यादव, परमात्मा का कुत्ता, परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश, मरघट के लाल नागर, ये है। देखिए, मैं आप सबको काम चोरी न सिखाता हूं, न तो काम चोरी करता हूं। मैं चाहता तो इन सारी रचनाओं को टाइप करके आपके सामने पीडीएफ लगा देता और दिखा देता, मुंह दिखाई करवा देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन आप मुझसे ज्यादा आलसी हो जाते, रचनाओं को ऐसे देख के भुला देते। सनम तुमको धीरे धीरे, हिंदी के साथ आप ऐसा ही कर रहे हैं। जितना आप हिंदी लिखेंगे आपको याद होगी। जिस दिन आप ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे कि मुझे लिखना नहीं है, तो बिना लिखे अगर कोई काम करेंगे तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, केवल उद्यमियों को ही मिलेगी जो लिख कर याद करते हैं, लिख कर पढ़ते हैं, उन्हीं को ही याद रहेगी। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको चैन दिलवा सके। लिखना पड़ेगा, और जब तक लिख कर नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी। कि जब हम अपनी हाथों से कलम पकड़ के कोई शब्द, कोई चीज लिखते हैं, तो एक साथ हमारी पूरी तंत्रिका, तन काम करता है, हमारा पूरा मस्तिष्क, पूरा कंसंट्रेशन काम करता है। जब आप चीज पढ़ते और सुनते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उस तरह से नहीं रहता है, लेकिन लिखते समय हमारा 100% कंसंट्रेशन रहता है। इसलिए जो चीजें लिख के पढ़ी जाती है वो जीवन भर याद हो जाती है। तो आप सबसे निवेदन भी यही है कि लिख कर पढ़िए। कथन गलत हो जाते हैं, मैं जिस ट्रिक से आपको याद कराता हूं उस ट्रिक से याद करिए, कभी नहीं गलत होगा। तो चलिए याद करते हैं, कुत्ते की दुम और शैतान, रांगे राघव। देखिए, कोई भी कितना ही शैतान क्यों न हो, राघव उसको सुधार देते हैं। ठीक है। कुत्ते की पूंछ, कितना ही यश वाला कुत्ता क्यों न हो, लेकिन उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। ठीक है। कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत जो है वह कभी निर्मल नहीं होती, बहुत भयानक होती है। कुतिया राजेंद्र यादव, ये अलग ही दिख रहा है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश, तो परमात्मा कौन थे? मोहन थे, यानी श्री कृष्ण भगवान भी एक कुत्ता पाले थे। मरघट के कुत्ते अमृतलाल नागर, तो मरघट के कुत्ते, मरघट यानी जहां आदमी को जलाया जाता है, वो क्या करते हैं? वहां अमृत की खोज करते रहते हैं कि अगर मुझे अमृत मिल गया तो मैं क्या करूंगा? मैं अमर हो जाऊंगा। अबे सुन बे गुलाब, भूल नहीं पाई खुशबू रंगो आप, एक रचना है कुरमुत्ता की, रचना है निराला की। धन्यवाद प्रतिभा जी, आपने याद दिला दिया। तो कुकुरमुत्ता भी किसकी रचना हो गई? निराला की हो गई।
अभी मैं ब्लिंकिट पे या जेप्टो पे या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे वो मंगा रहा था, मशरूम। तो जब मशरूम मंगा रहा था तो मशरूम मैंने टाइप किया और वहां टाइप होके मतलब जो ऑप्शन दिखने लगा कि आप यहां से खरीद, वहां कुकुरमुत्ता लिखा था और कुकुरमुत्ता बना हुआ था। मुझे बचपन की याद आ गई। तो मैं बहुत सारे छोटे छोटे कुकुरमुत्ते जब उगे रहते थे घर के आसपास बरसात के दिनों में, तो एक दंत कथा थी कि अगर कोई कुत्ता वहां पर पेशाब कर देता है तो उसी पेशाब से वो कुकुरमुत्ता निकल आता है, इसलिए उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। और अब इतने महंगे दामों पर ये कुकुरमुत्ता मिलता है जिसकी सब्जी बनती है, तो मैं तो हतप्रभ रह गया। और मुझे बचपन की याद है कि अच्छा उस कुकुरमुत्ता की बात चल रही है जिसको बचपन में हम लोग एक मिथ्या से जोड़ते थे। तो यहां पर कुकुरमुत्ता, यह रचना किसकी हो गई? यह निराला की हो गई। चलिए अगली रचना लेते हैं। दीप शिखा के नाम से एक मिलता है काव्य और एक मिलता है नाटक। काव्य है महादेवी वर्मा का, रेवती शरण का, और ये रचना है महादेवी वर्मा की। तो साथियों आज है रविवार, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कई बार पढ़ना भी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इसमें मिलती जुलती रचनाओं में लगभग 2 क्लास और लेनी पड़ेगी, यानी 2 घंटे की क्लास इसमें और है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ईमानदारी से बताइएगा। ये सभी परीक्षा तो महत्वपूर्ण एपिसोड था। अगर आप 2025 की अपकमिंग वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी टीयर 4 किसी भी कोर्स के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, केवल आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे नए आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 98 28 95 92 37। आज का एपिसोड कैसे लगा ईमानदारी से बताइएगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और सेकेंड एपिसोड आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सेकेंड एपिसोड की मांग जरूर करेंगे कि मुझे सेकेंड एपिसोड जल्दी चाहिए। जितने जल्दी आपके अच्छे कमेंट आ जाएंगे सेकेंड एपिसोड लेके मैं फिर से आ जाऊंगा। मुझे पूरी आशा है कि एपिसोड आप सबको अच्छा लगा होगा। आज की कक्षा साथियों यहीं तक, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।